नमस्कार छात्रगण, मैं कान्जी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवि केदारनाथ सिंह जी का परिचय देखा और उनकी कविता रोटी का भावार्थ देखा। आज इस वीडियो में हम कवि केदारनाथ सिंह जी की कविता माझी का पुल का पठन करेंगे और उसका भावार्थ देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने कवि श्री केदारनाथ सिंह जी का परिचय देखा, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। तो चलिए अब माझी का पुल कविता का पठन करते हैं और कविता का भावार्थ देखते हैं। दोस्तों, हमने कवि श्री केदारनाथ सिंह जी की पिछली रचना रोटी में देखा कि किस प्रकार आम आदमी सालों से जो उस पर अत्याचार हो रहे, उस पर अन्याय हो रहे, उसकी पीड़ा है, जो उसका आक्रोश है, वो अपने हृदय में दबाए बैठे हैं और वो अपने हक के लिए हथियार उठाते हैं, यानी कि जो शोषक वर्ग है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। इस बात का चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया था। इसके विपरीत प्रस्तुत कविता माझी का पुल में कवि श्री केदारनाथ सिंह जी ने ग्रामीण संस्कृति और संवेदनाओं का चित्रण किया है। यानी कि प्रस्तुत कविता माझी का पुल में ग्रामीण संस्कृति और संवेदनाओं का केंद्र है। यानी कि प्रस्तुत कविता ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण संवेदनाओं का केंद्र है। प्रस्तुत कविता माझी के पुल के बहाने कवि ने सारस, बूढ़ी दादी, बूढ़ा चौकीदार, बंसी, मल्लाह, लाल मंदिर, हलमी जूते बैल, घास चरती भेड़ें, पक्का हुआ ज्वार का खेत, माझी की नाव, मछलियाँ, घड़ियाल, कछुआ आदि ग्रामीण इलाके में प्रायः पशु पक्षी, खेती हजाम, कुम्हार आदि श्रमिक जातियाँ और उनकी संवेदनाओं को सामूहिक रूप में व्यक्त किया है। यानी कि ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ जो ग्रामीण श्रमिक या कुम्हार या हजाम और अन्य जातियां हैं, उनकी संवेदनाओं को भी सामूहिक रूप से व्यक्त किया है, यानी कि उसको भी अभिव्यक्त किया है। माझी के पुल के साथ उक्त सभी जीव जंतु, प्राणियों एवं विविध व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। यानी कि कवि ने कहा है कि माझी के पुल के साथ उक्त सभी जीव जंतुओं, प्राणियों एवं विविध व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं उस पुल के साथ। इन सबकी संवेदनाओं के माध्यम से यहाँ एक भरा पूरा गांव ही उपस्थित हो गया है। तो अब हम कविता को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ करते हैं। मैंने पहली बार स्कूल से लौटते हुए उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबें देखी थीं। यह सर्दियों के शुरू के दिन थे, जब पूरब के आसमान में सारसों के झुंड की तरह डेने पसारे हुए धीरे धीरे उड़ता है माझी का पुल। माझी के पुल और उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबों को बचपन की स्मृतियों के आधार पर याद करते हुए कवि कहता है कि मैंने पहली बार माझी के पुल को स्कूल से लौटते हुए देखा था। यहाँ पर कवि अपने बचपन की स्मृतियाँ याद करके कहते हैं कि जब वे स्कूल से लौट रहे थे तब पहली बार उन्होंने माझी के पुल की और उसकी लाल लाल ऊंची मेहराबों को देखा था। यानी कि कवि ने बचपन में जो माझी का पुल था उसको पहली बार देखा था। कवि कहते हैं कि उस वक्त कवि को यह पुल ऐसा लगा मानो सारसों के झुंड अपने पंख पसार कर उड़ रहे हो। यानी कि कवि को उस वक्त ऐसा लगा कि मानो कोई सारसों का झुंड है जो अपने पंख पसार कर आसमान में उड़ रहा है। बाल मानस को ऊंचा पुल ऊंचे उड़ते सारस के पंखों सा लगे, यह सौभाग्य। क्योंकि कवि उस समय बालक थे और बाल मानस को, यानी कि जो बालक का मन है, उसको ऊंचा पुल ऊंचे उड़ते सारस जैसा लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि यह स्वाभाविक बात है। यानी कि कवि ने अपने बचपन की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि जब स्कूल से लौटते समय उन्होंने
पहली बार इस मांझी के पुल को देखा था, उसकी लाल लाल मेहराबों को देखा था, तब कवि को यह पुल ऐसा लग रहा था मानो कोई सारसों का झुंड पंख पसारे आसमान में उड़ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा कवि ने जब मांझी के पुल को पहली बार देखा उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि आगे लिखते हैं कि वह कब बना था कोई नहीं जानता, किसने बनाया था मांझी का पुल, यह सवाल मेरी बस्ती के लोगों को अब भी परेशान करता है। तुम्हारे जन्म से पहले, कहती थी दादी, जब दिन में रात हुई थी, उससे भी पहले, कहता है गांव का बूढ़ा चौकीदार। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि मांझी के पुल के निर्माण को लेकर कोई ठोस तथ्य गांव के लोगों को मालूम नहीं था। यानी कि मांझी का पुल कब बना था या किसने बनाया था या निर्माण में कितनी राशि खर्च हुई थी, जैसे कई सवाल थे जो गांव की बस्ती के लोग थे उनको अभी भी पता नहीं थे। यानी कि अभी भी जो वो सवाल थे वो गांव की बस्ती के लोग थे, उनको परेशान करते रहते थे। कवि की दादी का मानना है कि कवि के जन्म से पहले मांझी के पुल का निर्माण हो चुका था। यानी कि कवि की दादी मानती थी कि कवि के जन्म से पहले ही मांझी के पुल का निर्माण हो चुका था। गांव के एक बूढ़े चौकीदार का मानना है कि जब दिन में रात हुई थी उससे भी पहले मांझी के पुल का निर्माण हुआ था। यानी कि गांव के जो एक बूढ़े चौकीदार है उनका मानना था कि जब दिन में रात हुई थी इससे पहले मांझी के पुल का निर्माण हो चुका था। कवि ने यहाँ निरक्षर और निरीह ग्रामजन सुलभ भाषा में ये पुल के निर्माण का इतिहास प्रस्तुत किया है। यानी कि ग्रामजनों की सरल भाषा में, सुलभ भाषा में कवि ने यहाँ पर पुल, जो मांझी का पुल है उसके निर्माण का इतिहास प्रस्तुत किया है। ग्रामजन अक्सर, वैसे हम जानते हैं कि ग्रामजन अक्सर जन्मदिन, शादी ब्याह के दिन आदि को किसी घटना या प्रसंग संदर्भ आदि में अनुमान लगाते हैं। यानी कि ग्रामजन कोई भी शादी होता है या कोई भी घटना या प्रसंग होता है उसको किसी घटना से, उस जो घटना होती है उससे अनुमान लगाते हैं। जैसे कि जिस साल अकाल पड़ा था, जिस साल बाढ़ आई थी, जिस साल किसी रोग का प्रकोप हुआ था या किसी अन्य प्रकार की घटना के माध्यम से जन्म या शादी की तिथि तक पहुंचते हैं। और तो इसी प्रकार जो पुल के निर्माण को लेकर गांव में अनेक प्रकार की किंवदंतियां और अनुमान प्रचलित हैं। यानी कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मांझी के पुल का निर्माण कब हुआ था इसका किसी को पता नहीं, यानी इस बात का किसी को भी पता नहीं है। जो गांव के लोग थे वो सिर्फ अनुमान ही लगाते हैं कि मांझी के पुल का निर्माण कब हुआ था। आगे की पंक्तियां हैं, क्या यह सच नहीं है कि एक सुबह इसी तरह किनारे की रेती पर पड़ा हुआ मिला था मांझी का पुल, बंसी मल्लाह की आंखें पूछती है, लाल मोहर हल चलाता है। और एन उसी वक्त जब उसे खैनी की जरूरत महसूस होती है, बैलों के सींगों के बीच से दिख जाता है मांझी का पुल। उपर्युक्त पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि विकास के नाम पर बनाए जाने वाले चाहे पुल हो या बांध या और कुछ, मगर वहाँ के मूल निवासियों या उनसे जुड़े हुए लोगों की रोजी रोटी छीन जाने का खतरा भी तो रहता है। यानी कि कवि कहते हैं कि अगर विकास के नाम पर बनाए जाने वाले, भले ही वो पुल हो या बांध हो या कुछ भी हो, लेकिन वहाँ के मूल निवासियों का, उनसे जुड़े हुए लोगों का रोजी रोटी छीनने का खतरा भी रहता है। जैसे कि यहाँ बंसी मल्लाह की आंखें पूछती है, वाकई में आश्चर्यजनक निशान लगा है और यह आश्चर्य बंसी मल्लाह की आंखों से फूट रहा है, क्योंकि पुल बनने से जो इस घाट से उस घाट तक लोग जाने के लिए जो नाव का इस्तेमाल करते थे, जो नाव की आवश्यकता पड़ती थी, अब वो निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि मांझी के पुल के बन जाने से अब लोग पुल से आराम से एक घाट से दूसरे घाट तक जा सकते हैं। यानी कि मांझी के पुल के निर्माण के साथ यहाँ पर बंसी मल्लाह की जो रोजी रोटी थी अब वो छीन गई है। और कवि आगे कहते हैं कि
पुल के बनने से उसके साथ कई लोगों की अलग अलग संवेदनाएं भी उससे जुड़ गई, यानी कि पुल के निर्माण के साथ उस पुल के साथ कई लोगों की संवेदनाएं, भावना है वो भी जुड़ गई हैं। जैसे कि लाल मोहर हल चलाते हुए जब खैनी यानी कि तंबाकू की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब उसे हल में जूते बैल की सींगों में से वह पुल दिख जाता है। यानी कि जब लाल मोहर हल चलाते हुए तंबाकू की उनको आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वो तंबाकू की आवश्यकता महसूस करते हैं, तब उसे हल में जूते हुए बैलों के सींगों से वह पुल दिखता है। यानी कि अब वो खैनी या तंबाकू खाने के लिए वो पुल पर विश्राम करना चाहते हैं। अतः यहाँ पर जो मोहरलाल है, जो लाल मोहर है, उसकी संवेदना है, एक भावना है जो पुल के साथ जुड़ी हुई है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जपसी की भेड़ें उसने बारहा देखा है, जब चरते चरते थक जाती है तो मुंह उठाकर उस तरफ देखने लगती है जिधर मांझी का पुल है। कवि कहते हैं कि जपसी ग्वाले की भेड़ें जब चरते चरते थक जाती है तब मुंह उठाकर उसी तरफ देखती है जिधर मांझी का पुल है। अर्थात घास चरने के बाद उन्हें पानी की आवश्यकता होती है और पानी पुल के नीचे से बहता है, नदी बहती है, उसमें जो भेड़ है वो पानी पीती है। हास्य यही है कि पुल के वहाँ होने के एहसास ग्रामजनों को नहीं, वहाँ के पशु पक्षियों को भी है। यानी कि जब सिखवाले की भेड़ें जब चरते चरते थक जाती है या उनको प्यास लगती है तो वो पुल की तरफ देखती है, क्योंकि पुल के नीचे से नदी बहती है और वह भेड़ें हैं वो नदी में पानी पीती है। यानी कि उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब वो चरते चरते मांझी के पुल की तरफ देखती है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्यों के साथ साथ यहाँ की पशु पक्षियों को की भी संवेदनाएं इस मांझी के पुल के साथ जुड़ी हुई हैं। आगे की पंक्तियाँ हैं। मांझी के पुल में कितने पाए हैं, 19 कहता है जगदीश, 20 रतन हजाम का ख्याल है। कई बार यह संख्या 23 या 24 तक चली जाती है। क्या दिन के पाए रात में कम हो जाते हैं, क्या सुबह सुबह बढ़ जाते हैं, मांझी के पुल के पाए हैं। कवि कहते हैं कि ग्रामांचल में ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे नहीं होते, बल्कि होते हैं कुओं, तालाबों, नदियों और बांधों में पानी की स्थिति, किसके खेत में कैसी फसल है, कोई बरगद, पुल या किसी ऐतिहासिक पुरुष या स्थल आदि के विषय में चर्चा होती है। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं होता है, बल्कि कुओं, तालाबों, नदियों में कैसा पानी है, यानी कि पानी की स्थिति क्या है, किसके खेत में कैसी फसल है, कोई बरगद का पेड़ के बारे में, यानी किसी पुल के बारे में, कोई ऐतिहासिक पुरुष के या स्थल के बारे में आदि विषय में चर्चाएं होती है। मांझी के पुल के स्तंभों के संख्या को लेकर भी ग्रामजनों में मतभेद है। यानी कि मांझी के पुल के स्तंभ कितने हैं उसकी संख्या को लेकर भी ग्रामीणों में मतभेद है। जगदीश 19 बताता है तो रतन हजाम 20 बताता है, लेकिन कई बार यह संख्या 23 या 24 तक भी चली जाती है। यानी कवि कहते हैं कि कई बार जो ये संख्या है 23 या 24 तक भी चली जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलों के स्तंभों की संख्या वो घटती बढ़ती है। यानी कि कवि कहते हैं कि इसका मतलब यह नहीं है कि स्तंभों की संख्या है वो घटती है या बढ़ती है, बल्कि इस प्रकार की बातों से हमें ग्रामजनों की सरलता, भोलेपन एवं सादगी के दर्शन होते हैं। यानी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने जो ग्रामजनों की सरलता है, भोलापन है एवं सादगी है, उसके दर्शन करा है, यानी कि उनकी सादगी का हम यहाँ पर चित्रण किया है। आगे की पंक्तियाँ हैं। मांझी के पुल में कितनी ईंटें हैं, कितने अरब बालू के कण, कितने खच्चर, कितनी बैलगाड़ियाँ, कितनी आँखें, कितने हाथ चुन दिए गए हैं मांझी के पुल में। मेरी बस्ती के लोगों के पास कोई हिसाब नहीं है। यहाँ पर कवि मांझी के पुल के निर्माण में लगी सामग्रियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कारीगर मजदूरों की संख्या, खच्चरों की, बैलगाड़ी आदि संख्या की अतिशयोक्तिपूर्ण चर्चा के साथ
एक यह भी मान्यता प्रचलित रहती है कि इस पुल का निर्माण करने वाले कारीगर के हाथ ही काट दिए गए थे। यानी कवि कहते हैं कि जिस प्रकार ताजमहल के निर्माण के पीछे भी लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि ऐसी अद्वितीय कलाकृति दूसरी बार कोई बना न सके, यानी कि कोई कारीगर ताजमहल जैसी कलाकृति दूसरी बार बना न सके। इसलिए जिन्होंने ताजमहल बनाया था, यानी कि जो ताजमहल के कारीगर थे, उनके हाथ काट दिए गए थे। यानी कि मांझी के पुल के निर्माण में भी यही मान्यता प्रचलित है कि शायद जिन्होंने ये मांझी का पुल बनाया होगा उनके हाथ काट दिए गए होंगे। यानी कि ऐसी अनेक मान्यताएं हैं जो प्रचलित है मांझी के पुल को लेकर। आगे की पंक्तियां हैं। सच्चाई यह है, मेरी बस्ती के लोग सिर्फ इतना जानते हैं, दोपहर की धूप में जब किसी के पास कोई काम नहीं होता तो पके हुए ज्वार के खेत की तरह लगता है मांझी का पुल। कवि के मतानुसार सच्चाई इस बात में है कि बस्ती के लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि दोपहर में सुस्ताने आराम करने के लिए जंगलों, खेतों और नदी किनारे काम करने वाले किसान, भेड़ बकरी चराने वाले ग्वालों को यह पुल पके हुए ज्वार के खेत सा लगता है। यानी कि जो गांव के बस्ती के आसपास के जो लोग हैं वो दोपहर में आराम करने के लिए या दोपहर में सुस्ताने के लिए यहाँ इस पुल पर आते हैं। यानी कि यह पुल उनको ज्वार के खेत सा लगता है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार पकी हुई ज्वार का खेत जिस तरीके से किसानों को आनंदित करता है, वैसे ही मांझी का पुल भी जो वहाँ पर विश्राम करने आते हैं उन लोगों को आनंदित करता है, क्योंकि यहीं बैठकर किसान, ग्वाले, खेत मजदूर और पशु पक्षी कड़े परिश्रम के बाद थोड़ा आराम करते हैं। यानी कि दोपहर की कड़ी धूप में और कड़े परिश्रम के बाद इस पुल पर पशु पक्षी या गांव के जो लोग हैं वो विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। इसलिए उन सबको पके हुए ज्वार सा लगता है ये मांझी का पुल। कवि कहते हैं कि थके हुए लोग और पशु पक्षी दोपहर में इस पुल पर आराम करके आनंद की अनुभूति करते हैं। आगे, मगर पुल क्या होता है? आदमी को अपनी तरफ क्यों खींचता है पुल? ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पुल और पुल पर बनी पटरियाँ, चलने वाली रेल चाहे दिन में हो या रात में, गहरी नींद में भी कवि ही नहीं बल्कि कवि की समूची जो बस्ती है उस पुल की उपस्थिति का एहसास करती है। यानी कि जब उस पुल पर रेलगाड़ी चलती है, यानी कि पटरियों पर रेल चलती है, चाहे दिन में हो या रात में हो, कवि और कवि की समूची बस्ती की उस पुल की उपस्थिति का एहसास करती है। इसलिए कवि लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि रात की आखिरी गाड़ी जब मांझी के पुल की पटरियों पर चढ़ती है तो अपनी गहरी नींद में भी मेरी बस्ती का हर आदमी हिलने लगता है। आगे, एक गहरी बेचैनी के बाद मैंने कई बार सोचा है मांझी के पुल में कहाँ है मांझी, कहाँ है उसकी नाव? क्या तुम ठीक उसी जगह उंगली रख सकते हो जहाँ हर पुल में छिपी रहती है एक नाव? कवि को पुल के निर्माण की खुशी है, बल्कि मांझी की रोजी रोटी छिन जाने का उतना ही दुख है। यानी कि एक तो कवि को पुल का निर्माण हुआ है उसकी खुशी भी है, साथ ही में जो नावे की रोजी रोटी छिन जाने का भी कवि को दुख है। इसलिए वो मांझी और उसके नाव के गुम हो जाने का अफसोस उपर्युक्त पंक्तियों में करते हैं। यानी कि कवि को पुल के निर्माण की खुशी भी है और साथ ही साथ पुल के निर्माण की वजह से जो नाविक है उसकी रोजी रोटी छिन जाने का भी कवि को दुख है।
आगे, मछलियाँ अपनी भाषा में क्या कहती हैं? सूंस और घड़ियाल क्या सोचते हैं? कछुओं को कैसा लगता है पुल, जब वे दोपहर बाद की रेत पर अपनी पीठ फैलाकर उसकी मेहराबें सेंकते हैं? यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, लेकिन पुल के नीचे बनी नदी में रहने वाले सूंस, घड़ियाल, मछलियों और कछुओं को भी संवेदनाएं उनसे अलग अलग रूप में जुड़ी होती है। यानी कि उस पुल से मनुष्यों के साथ साथ जो नीचे बहती नदी है, पुल के नीचे जो नदी बहती है, उसमें रहने वाले सूंस, घड़ियाल, मछलियों और कछुओं को भी संवेदना है उस पुल के प्रति। कछुए हैं जो दोपहर के बाद की जो रेत होती है उस पर अपनी पीठ सेंकते हैं। यानी कि कछुओं को, घड़ियालों को, मछलियों को और सूंस को भी उस पुल के साथ संवेदना है, उस पुल के साथ उनकी संवेदना जुड़ी हुई है। आगे कवि लिखते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बस्ती के लोगों के लिए यह कितना बड़ा आश्वासन है कि वहाँ पूरब के आसमान में हर आदमी के बचपन के बहुत पहले से चुपचाप टंगा है माझी का पुल। मैं सोचता हूँ और सोचकर कांपने लगता हूँ, उन्हें कैसा लगेगा अगर एक दिन अचानक पता चले वहाँ नहीं है माझी का पुल। मैं खुद से पूछता हूँ, कौन बड़ा है, वह जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल, या वह जो टंगा है लोगों के अंदर? कवि कहते हैं कि दरअसल पुल का इतिहास तो बहुत पुराना होता है। वो हर आदमी के बचपन से पहले बना हुआ होता है। कई प्रकार की नानाविध संवेदनाएं जुड़ी होती है पुल के साथ। कवि यहाँ खुद अपने आप से यह प्रश्न करते हैं कि आखिर कौन बड़ा है, जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल वह बड़ा है, या जो लोगों के दिलों में जो अटका हुआ है, या लोगों के दिलों में जो टंगा हुआ पुल है वह बड़ा है? फिर कवि कहते हैं कि निस्संदेह ही लोगों के दिलों में जो अटका हुआ है या लोगों के दिलों में जो टंगा हुआ पुल है वही बड़ा है, क्योंकि जो नदी पर खड़ा है माझी का पुल वो हकीकत में रेत, सीमेंट, कंक्रीट का बना हुआ पुल है जो टूटता है और टूटता फूटता रहता है। यानी कि जो कंक्रीट और रेत, सीमेंट के जो पुल होते हैं वो टूटते फूटते रहते हैं। बड़ा और सच्चा पुल तो वह है जिसको लेकर स्थानिकों के दिलों में अनेक प्रकार की मान्यताएं, किंवदंतियां, संबंध और संवेदनाएं जुड़ी होती हैं। यानी कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि बड़ा और सच्चा पुल तो वही हो सकता है जिसके साथ लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, मान्यताएं जुड़ी होती हैं, संवेदनाएं जुड़ी होती है। यानी कि कवि कहते हैं कि जो नदी पर खड़ा है, जो रेत और कंक्रीट का या सीमेंट का पुल है, वो तो कभी भी टूट सकता है। यानी कि वह सच्चा पुल या बड़ा पुल नहीं है। सच्चा पुल तो वह है जिसके साथ लोगों की यादें जुड़ी होती हैं, संवेदनाएं जुड़ी होती है, मान्यताएं जुड़ी होती है, संबंध जुड़े हुए होते हैं, वही सच्चा पुल और बड़ा पुल है। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने माझी के पुल के साथ जो लोगों की संवेदनाएं जुड़ी है, जो यादें जुड़ी हैं, मान्यताएं जुड़ी हैं, उनका चित्रण किया है। साथ ही साथ पशु पक्षियों की संवेदनाओं का भी चित्रण कवि ने प्रस्तुत कविता में किया है। अलग अलग लोगों की और अलग अलग पशु पक्षियों की संवेदनाएं इस पुल के साथ जुड़ी हुई हैं। कवि ने ग्रामीण संस्कृति और संवेदनाओं को प्रस्तुत कविता में प्रस्तुत किया है। साथ ही में कवि ने ग्रामजनों की सरलता, भोलेपन एवं सादगी के भी दर्शन कराए हैं।